जय जिनेंद्र बंधुओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप वास्तु की गहराइयों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बिना विलंब के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं और एक बार फिर से वास्तु के बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले अभिनंदन करेंगे डॉक्टर साहब का। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। फिर से अभिनंदन है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि हम जब जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म बहुत रिजिड है चीजों को लेकर। वो बहुत सारी चीजें ऐसी विश्वास नहीं रखता चीजों में जो उन्हें लगता है कि नहीं ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है। लेकिन वास्तु, क्योंकि मैं शॉक थी, हमारी पूरी टीम शॉक थी कि आपकी डिमांड इतनी, क्योंकि वास्तु के ज्ञाता है। तो जैन धर्म क्या वास्तु को मानता है और इस तरीके से मानता है? वास्तविकता में जैन धर्म ही सर्वप्रथम वास्तु का ओरिजिन करने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब भोग भूमि चल रही थी, भोग भूमि में कल्प वृक्ष हुआ करते थे और उनसे सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती थी। सुख संपदा, भोग, सब कुछ उन्हें प्राप्त होता था। यानी कि कमाने की, व्यापार की या फिर मकान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों का पुण्य कम होता चला गया और भोग भूमि की जगह कर्म भूमि का प्रारंभिकरण होने लगा। लोग परेशान हो गए कि अब वृक्षों ने, कल्प वृक्षों ने फल देना कम कर दिया। एक दिवस, एक दिन, भगवान आदिनाथ के समय की बात है, सारी प्रजा अपने राजा के यहाँ ही तो जाती है। एक दिन सब अपने राजा के यहाँ पहुंचे। प्रभु, अब मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा? अब कल्प वृक्षों ने मुझे लगातार 7 दिवस से फल नहीं दिए हैं, मैं भूखा अब कब तक रहूं? तब उनने अपने निमित्त ज्ञान से देखा प्रभु ने कि अब इनका पुण्य कम हो गया है, अब कर्म भूमि की शुरुआत हुई। तब भगवान ने सभी को अपने पुत्रों सहित असी मशी केशी विद्या बाणी शिल्प यानी कि वास्तु, शिल्प यानी कि इंजीनियरिंग, शिल्प यानी मकान बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला, नगर बसाने की कला, उसका संपूर्ण ज्ञान दिया। लेकिन इस ज्ञान को एब्जॉर्ब सारी प्रजा नहीं कर सकती थी। उन्हें मालूम था कि उनके पुत्र जो हैं वो बहुत निपुण हैं। एक बार में उनने एक एक पुत्र को, किसी को चित्रकला, किसी को कुछ कला, लेकिन चतुर्थ नंबर के पुत्र विश्वकर्मा को उनने वास्तु कला का संपूर्ण ज्ञान दिया। तब से यह वास्तु विद्या का प्रारंभिकरण हुआ। ये यथार्थ सत्य है। हालांकि भगवान आदिनाथ के जन्म के पूर्व देवों ने ही अयोध्या को पूरी तरह वास्तु से बसाया था। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आप वास्तु की बात कर रहे हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सभी तीर्थंकरों में ने योग और नियोग क्रिया के लिए हमेशा वास्तु का सहारा लिया है। नॉर्थ और ईस्ट में फेस करके ही योग नियोग करते हैं। इसलिए वास्तु आज से नहीं, आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही वह वैज्ञानिक विधा है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। बिल्कुल, आपकी बात बहुत सत्य है। लेकिन आपने जो चीजें बताई हैं, पौराणिक बात बताई है, तीर्थंकरों की बात बताई है, किस तरीके से वास्तु का महत्व पौराणिक काल से ही है, ये बताया है। लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कर्म को भी प्रधान बताया गया है। हर तीर्थंकर की बात करें, किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी की बात करें, उन्होंने यही कहा है कर्म प्रधान है। तो अगर कर्म प्रधान है और हमारा कर्म ही सब कुछ कराता है तो वास्तु का वैल्यू क्या है फिर? देखिए, मैं पहले इसके पूर्व वास्तु की परिभाषा देना चाहूंगा जी। प्रकृति के साथ चलने का नाम ही सिर्फ वास्तु है। प्रकृति जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बना सकती है। जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव तक बना सकती है। वह सिर्फ क्षमता हमारे सूर्य और चंद्रमा और 27 नक्षत्र, ग्रह, तारा मंडल में है। इनसे जो कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है वो एक संपदा के रूप में है। यदि इस संपदा का हम अच्छे तरह से संरक्षण, संवर्धन करेंगे, जैसे आपको धन आता है तो आप उसके लिए सुरक्षित स्थान पर रखते कि नहीं रखते? उस सुरक्षित स्थान कौन सा है इस संपदा को सुरक्षित करने का? उस संपदा को रखने के लिए एक प्रभु ने एक रचना बनाई जिसे कहते हैं वास्तु यानी कि घर। उस दिव्यांग संपदा को रिजर्व करने के लिए 24 आवर्स के लिए, जब तक कि सूर्य जब उदित होता है, दिव्यांग संपदा प्रस्फुट करता है और उस संपदा को
पर्टिकुलर एंगल इंक्लाइनेशन से आपके घर के स्थानों से उसे प्रवेश करा करके और वहां पर स्टोर किया जाता है। इसलिए वह संरचना इसलिए बनाई गई कि यह सूर्य और ग्रहों से प्राप्त होने वाली कॉस्मिक एनर्जी को आप स्टोर करके और आप अपने जीवन को उत्सव के रूप में, दिन को उत्सव के रूप में, दिन को महोत्सव के रूप में व्यतीत कर सकते। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक वास्तु, प्रकृति ही वास्तु है। प्रकृति के नियमों के साथ चलना, बढ़ना, पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब, ये सब डिपेंड अपॉन वास्तु। डेफिनेटली। सॉरी टू से सर, लेकिन जैसा आपने बहुत ही सिंपल चीज यहाँ पर बताई है, आई नो आपको हमारे दर्शक बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी बात सुनते हैं, बट चीजें थोड़ा सा मन में डाउट आया है। आपने बहुत ही सिंपल वे में कह दिया है कि हमारे सब सुखों का कारण वास्तु है, सब दुखों का कारण वास्तु है, ठीक है। लेकिन अगर हम वास्तु के अनुरूप एक बार अपना घर, एक बार अपना दफ्तर, एक बार बहुत सारी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग करवा देते हैं, तो हमें थक कर बैठ जाना चाहिए, अब हमारा भाग्य सेट है? बिल्कुल नहीं। वास्तु सब कुछ है और वास्तु सब कुछ नहीं है। कैसे? ऐसे, यदि कोई वास्तु वाला सोचे कि मैंने अपना बढ़िया घर बना लिया वास्तु से, अब मुझे सब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं बढ़िया आलीशान पैर फैला के हाथ बंद करके बैठा रहूंगा, मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। उसे कर्म करना ही पड़ेगा। सिर्फ वास्तु आपके संचित, वही वाली बात आ गई ना सर कि अगर हम कर्म छोड़ देंगे, सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग बैठ जाएंगे, तो फिर कैसे चीज चलेगा? कर्म पहले है, कर्म पहले है। ये नहीं कि यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, भाग्य बहुत अच्छा है, आपका वास्तु बहुत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो गया। बिल्कुल नहीं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको वास्तु अच्छी ऑटोमेटिक मिलेगी, या आपको वास्तु अच्छी करना पड़ेगी, तब आपको उस कर्म के भी फल मिलेंगे। जैसे कि यदि कोई दिव्य ज्योत जलाई, आपने दीपक जलाया, और उस दीपक के लिए यदि आप हवा का झोंका छोड़ेंगे तो वह दीपक बुझ जाएगा, भले उसकी आयु कितनी भी थी ना, उसकी दीपक की आयु कितनी भी हो, लेकिन हवा का झोंका उसे बुझा सकता है, प्रकृति उसे नष्ट कर सकती है, उसे प्रज्वलित भी करा सकती है। ठीक यही कहती है वास्तु, आपके जीवन में एक टार्च का काम करती है, प्रकाश का काम करती है, और वह हमारा सूर्य देवता, मतलब इसके जो मेन बेसिक प्रिंसिपल हैं वो सारे के सारे डिपेंड हैं सूर्य की लाभकारी किरणों के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। यह हमारे बहुत बड़ी संपदाएं हैं जो बहुत बड़े जादू का काम करती हैं, और लोगों को समझ में नहीं आता कि किसी से अट्रैक्शन, किसी से रिपल्सन क्यों होता है। यह सिर्फ यही तरंगें, यही वेव्स, यही तो कार्य कराती हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो साइंस है वो भी वास्तु को मानता है। परफेक्ट साइंस से ही, साइंस बिल्कुल मानता है वास्तु को। और मैं तो यूं कहूंगा वास्तु परफेक्ट साइंस है, सीधे शब्दों में, और कुछ नहीं। क्योंकि हमारा साइंस, हमारे पूरा जो आकाश खगोल मंडल है वो पूरा हमारा साइंस है, और खगोल मंडल की एनर्जी को हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, और कॉस्मिक एनर्जी को हम अपने घर में, हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराने का नाम ही वास्तु है, और कुछ वास्तु है ही नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि दीवालों को खड़ा कर देना वास्तु है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब इससे वास्तु बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। देखिए मैम कि आपको जो अनुभूति सूर्य उदय होता है, जो दोपहर में 12 बजे अनुभूति होती है, जो 2:30 पे दोपहर में होती है, शाम को होती है, क्या सब एक सी रहती है? ये परिवर्तन, ये अंतर कैसा, ये अंतर कैसा? ये डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणों के ऊपर, कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर। वही कॉस्मिक एनर्जी किस तरीके से आपके अपने निर्मित भवन में प्रवेश कराना है, किस एंगल से, इसका नाम वास्तु है। शायद इसीलिए हम हर घर की दीवारें ये सोच के बनवाते हैं, अगर वास्तु के अनुरूप बनवाते हैं कि किस दिशा से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, किस दिशा से नेगेटिव। डेफिनेटली, इसलिए तो इतना बड़ा आज दुनिया में, आज यहां तक कि सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और सरकारी भवन, इमारतें भी वास्तु के अनुरूप बनने लगी, क्योंकि ये कोई मतलब जादू टोना नहीं है।
ये सिर्फ प्रकृति की लाभकारी किरणों का लाभ उठाने का नाम वास्तु की ये परिभाषा कहूं तो कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बात बताती हूँ, हमारे एक दर्शक ने आपके लिए लिखा था कि मैं वास्तु को बिल्कुल नहीं मानता था क्योंकि आजकल के यंगस्टर हैं, हम नहीं मानते हैं इन चीज़ों पे, बट जब से हम सर के साथ जुड़े, सर के प्रोग्राम्स को देखा है, सर के बारे में जाना है, हम हर एक डिसीजन वास्तु के अनुरूप लेते हैं। तो उन्होंने स्पेशली थैंक्स आपके लिए ये चीज़ बोली है। उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय भी नहीं है। आज बस एक तरीके से ये वेलकमिंग एपिसोड ही हो गया है हमारे दर्शक। डेफिनेटली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस एपिसोड में, मैं आपको बहुत कुछ तो नहीं कह पाया, सिर्फ कि वास्तु में दिशा ही नहीं अपितु दशा देखें। वास्तु में दिशा ही नहीं यानी कि आप सिर्फ दिशाओं तक सीमित न रखें, बल्कि दशा कि वह लैंड जिस पर आप कुछ भी निर्मित करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी फिजिक्स क्या बोल रही है, यानी कि उसकी मिट्टी क्या बोलती है, उसकी केमिस्ट्री, सॉइल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। जैसे कि जैसी मिट्टी होती है, जैसा पत्थर होता है वैसी मिट्टी होती है, जैसी मिट्टी होती है वैसा ही पानी होता है, और जैसा पानी होता है वैसी वाणी और वैसा ही प्राणी होता है। हर जगह जगह का देख लो। इसलिए सारा खेल यदि किसी पर है वास्तु में तो भूमि की ऊर्जा। जिस तरह से कोई भी भवन होता है और वो भवन की आधारशिला होती है जो टिका होता है, वह सिर्फ उसकी नींव के ऊपर, बुनियाद के ऊपर। तो बुनियाद को यदि कोई थाम के रखता है, कोई एक चुंबक का काम करता है, वह करती है उसकी कॉस्मिक जियोपैथिक एनर्जी, भूगर्भीय ऊर्जाएं। और भूगर्भीय ऊर्जाएं देखिए, जड़ें पेड़ की नीचे जाती हैं और जल आप नीचे देते हैं, ठीक जियोपैथिक एनर्जी भी उस बट वृक्ष के परिवार अपने उस भवन की नींव जो है उसकी जड़ें हैं, और जड़ें ही लाती हैं उस जमीन के नीचे की कॉस जियोपैथिक एनर्जी को, जमीन की भूगर्भीय ऊर्जा को। और भूगर्भीय ऊर्जा ही आपको ऊंचा पहुंचा सकती है और आपके लिए हेल्थ को अच्छा कर सकती है, हेल्थ को बिगाड़ सकती है, आपके मन को एकाग्र करा सकती है, आपके मन को उच्चाटित करा सकती है, व्यापार में सफलता असफलता दिला सकती है। तो वह देखना बहुत आवश्यक है। ऐसी अनेक मेथड हैं जिनसे भूमि की ऊर्जा को चेक किया जाता है। उस मिट्टी के सैचुरेशन अनसैचुरेटेड देख करके, मिट्टी के ऊपर पौधों को उगा करके, मिट्टी की ग्रेविटेशनल इसमें से ग्रेविटी देख करके, और मिट्टी के में चलने वाले जीव जंतु या उगने वाले पेड़ पौधों के आधार पर। लेकिन मैंने एक जिसके ऊपर पीएचडी की, इन 2 कॉपर राडों से हम उस भूमि की एनर्जी को चेक करते हैं। जिस किसी भूमि पर हमें भवन को निर्माण करना है, जिस किसी भूमि पर हमें फैक्ट्री निर्मित करना है, जिस किसी भूमि पर हमारे लिए कोई भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है, इन 2 कॉपर राडों से मैं भूमि को चेक करता हूं। जितनी इंटेंसिटी से यह राडें उस भूमि पर घूमती हैं, उसके आधार पर बता देता हूं कि भूमि उतनी ऊर्जावान होगी। जब यह राडें जितनी तेज गति से जिस भूमि पर घूमती हैं, उस भूमि की जियोपैथिक एनर्जी उसे घुमाने में सहायक होती है। उस भूमि में छिपी हुई ऊर्जा इसको गति प्रदान करती है। कितने हॉर्स पावर का पंप लगा लो, लेकिन ये रॉडें वो काम नहीं करेंगी जितनी इंटेंसिटी से। अब जब ये रॉडें मंद मंद गति से, धीमी धीमी गति से घूमती हैं, तो वह भूमि मध्यम यानी मॉडरेट एनर्जी की होती है। लेकिन जब यह रॉड बिल्कुल भी नहीं घूमती है, कांस्टेंट स्टेबल हो जाती हैं, कितना भी हम अपने बॉडी को मूव करें तब वह भूमि शापित वादित होती है। लेकिन कहीं कहीं पर जब यह रॉड एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मूव होती है, तो उस पर्टिकुलर स्थान पर निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई भी एलिमेंट होता है। मैं इन शॉर्ट में बता दूं, जैसा कि अभी कुछ दिवस पूर्व आपने एक वीडियो देखा होगा, काफी वायरल हुआ था, कि मैंने शंबेज शिखर की एनर्जी को इन 2 कॉपर राडों से देखा, और एक रॉड निकल करके 40 फीट दूर जाकर के, फर्स्ट टाइम में तो एक कोई व्यक्ति 45 फीट दूर खड़ा था और उसके आंख के नीचे
पार्ट में लगी और उसका मांस उधड़ के गिर गया, गोली की तरह निकल करके गई थी। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं। फिर दूसरी बार पुनः हुआ, एक किसी पहाड़ की चोटी को उसको टकराई और टिल्ट हो गई और उसमें अग्नि जैसी निकली। तो इतनी तेज एनर्जी थी गौतम स्वामी भगवान की भूमि पर। इसी तरह से इनसे मैं एनर्जी चेक करता हूं और कई सैकड़ों स्थानों पर मुर्दे, हड्डी, स्केलेटन निकाल करके उनका शुद्धिकरण करके, और मैंने डेड पड़ी हुई भूमियों को या बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों को जिंदा किया। अनेक घरों में जहां पर मुर्दे, स्केलेटन गड़े हुए थे उनको निकाल करके और उस भूमि में जान फूकी गई, और जो उनको घटित हो रही थी घटनाएं, आज समय मृत्यु और बीमारियां के निमंत्रण नित्य रहते थे, उनसे निजात मिली। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत थोड़ी सी नॉलेज देके हम प्रोग्राम को समाप्त कर दें। हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में और बताएंगे कि कैसे वास्तु किन किन प्रकार से हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।